तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज मंडे नाइट रॉ की। और जी हां, एक हफ्ते बाद ही सही लेकिन एक बार फिर से आपको वीडियोस देखने को मिल रही है और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं आज के इस शो को रिव्यू करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि पूरे एक हफ्ते तक आपको कुछ कंटेंट देखने को नहीं मिला। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ के रिगार्डिंग। लेकिन आज का जो शो था, जबकि स्टार्टिंग इस शो की, एंडिंग इस शो की बिल्कुल कमाल थी, बहुत सारी डल मोमेंट्स भी शो में हमको देखने को मिली है। लेकिन समर स्लैम आने वाली है, कुछ ही दिन बचे हैं अब। 30 जुलाई को पेपर व्यू हमको देखने को मिलेगा नेशविल से और आज ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट ड्रॉप है, तो शो बिल्कुल कांट मिस था। मेन इवेंट में हमें एक अजीब सा ट्विस्ट देखने को मिला, सरप्राइज देखने को मिला। उसका क्या मतलब रह सकता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं वेलकम बैक करना चाहूंगा। अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताएं कि ये शो आपको कैसा लगा। ओपिनियंस मैं आपके डेफिनेटली रीड करने वाला हूं। वीडियो पे लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस, और एंड तक जरूर देखते रहें। तो शो को स्टार्ट करते हैं। ब्रॉक लेसनर ऑब्वियसली जब उनको आना ही था तो बेस्ट वे है उनको यहाँ पे स्टार्ट दिया जाए। सैन एंटोनियो टेक्सास में मंडे नाइट रॉ हो रही थी और वो बाहर आके यहाँ पे रोमन रेंस की तारीफ करते हैं कि भाई उसके लिए लाइफ काफी इजी है, दोनों वर्ल्ड टाइटल्स उसके पास हैं, कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और वो आराम से अपनी लाइफ जो है वो जी रहा है। लेकिन यहाँ पे वो रोमन रेंस को बुलाते हैं एक ट्राइबल हॉग। और हॉग क्या होता है गाइज? एक ऐसा पिग, एक बहुत बड़ा पिग जिसको स्लॉटर करा जाता है, जिसको मारा जाता है। तो यहाँ पे रोमन रेंस को वो बुला रहे थे कि भाई रोमन रेंस एक पिग नहीं, एक हॉग है जिसको स्लॉटर करा जाता है। और बिल्कुल वही चीज मैं रोमन रेंस के साथ करूंगा समर स्लैम के अंदर। तो ब्रॉक लेसनर यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे अपने मैच के रिगार्डिंग, वो बात कर रहे थे। लेकिन बाहर आ जाते हैं यहाँ पे पॉल हेमन, और पॉल हेमन भी यहाँ पे काइंड ऑफ साइड देते हैं कि किस तरीके से ब्रॉक लेसनर इज द फेवरेट टू विन द मैच एट समर स्लैम। और पॉल हेमन की बात यहाँ पे ये थी कि भाई देखो, रोमन रेंस ने अभी तक जो भी प्रूव करा है वो ये प्रूव करा है कि इन रिंग एक नॉर्मल रेसलिंग मैच के अंदर जो है उससे आगे कोई भी नहीं है। ही इज द गॉड लेवल परफॉर्मर। लेकिन जो मैच होने वाला है समर स्लैम में वो एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है। और ब्रॉक लेसनर को हम जानते हैं उसका क्या रिकॉर्ड रह चुका है, वो किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने अपोनेंट्स को। और वो याद कराते हैं सारी चीजें जो डिस्ट्रक्टिव मोमेंट्स हैं ब्रॉक लेसनर की, उनके करियर की। तो ब्रॉक लेसनर को पॉल हेमन बेसिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइप अप कर रहे थे कि कैसा उनका करियर रहा है इस मैच में, वो फेवरेट है, वो रोमन रेंस को 10 काउंट तक नहीं बल्कि 100 काउंट तक गिरा के रख सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने बहुत सारी जो है स्ट्रीक्स भी तोड़ी हैं अपने, उन्होंने कॉन्कर करा है अपोनेंट्स को। लेकिन एक ऐसी स्ट्रीक है जो वो नहीं तोड़ पाएंगे और वो रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप की 700 डे की टाइटल रेन है, जिसको ब्रॉक लेसनर नहीं तोड़ पाएंगे। तो पॉल हेमन कहते हैं कि मैं रोमन रेंस को इस तरीके से ट्रेन करूंगा, इवन इफ ही हैज टू पुट हिज हैंड्स अप योर एस, और तुम्हारा दिल भी उसको बाहर निकालना पड़े तो उस हद तक रोमन रेंस जाएगा, बट ही इज नॉट गोइंग टू लूज एट समर स्लैम। तो पॉल हेमन बिल्कुल अपना मैजिकल प्रोमो यहाँ पे कट कर रहे थे। लेकिन बाहर आते हैं थ्योरी और वो कहते हैं देखो भाई, अच्छी बात है जो तुम हाइप कर रहे हो, बहुत बड़ा मैच होने वाला है, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी जीतेगा तो वो मैं वहां पे आऊंगा और भागते हुए भी नहीं, चलते हुए और कैश इन करके बन जाऊंगा द यंगेस्ट अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। और बेसिकली यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि मैं कैश इन तो करूंगा, लेकिन वो याद भी दिलाते हैं किस तरीके से एलिमिनेशन चेंबर में ब्रॉक लेसनर ने थ्योरी को डिस्ट्रॉय करा था जब पॉड के ऊपर से F5 लगाई थी। तो क्लियरली थ्योरी भी कहते हैं कि भाई मेरे हिसाब से हो सकता है ब्रॉक लेसनर फेवरेट है, लेकिन मैं यहाँ पे कैश इन करने वाला हूँ। तो ब्रॉक लेसनर पहले थ्योरी को बुलाते हैं कि भाई तुम अभी आ जाओ रिंग में, हम देखते हैं क्या होगा। तो थ्योरी ऑब्वियसली डर रहे थे, लेकिन रिंग साइड आ जाते हैं यहाँ पे गेबल और ओटिस। और ब्रॉक लेसनर कहते हैं जब भी मैं ऐसे किसी के साथ डील करता हूं मुझे रिंग में यहाँ पे कॉकरोचेस क्यों दिखाई देने लगते हैं। तो वो कॉकरोचेस बुलाते हैं अल्फा अकेडमी को और बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। यहाँ पे गेबल को पहले बाहर फेंका रिंग के, ओटिस को बाहर फेंका, स्टील स्टेप से इनको अटैक करा। यहाँ पे गेबल को एक सुप्लेक्स लगाई आउटसाइड द रिंग और ओटिस को उठाया और बिना किसी प्रॉब्लम के F5 लगा दी थ्रू द अनाउंसर्स टेबल। एक कमाल की मोमेंट थी। ब्रॉक लेसनर इज ऑब्वियसली फैंटास्टिक गाइज, और जिस तरीके से उनको यहाँ पे बुक करा गया आज रॉ पे और रोमन रेंस के अगेंस्ट जैसे थ्योरी को भी बीच बीच में डाला जा रहा है, वो थोड़ा इस बार अलग है इन रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर्स फ्यूड। क्योंकि हम सोच रहे थे WWE यहाँ पे किस तरीके से बुकिंग करेगी, वो मनी इन द बैंक का कैश इन टीज कर रहे हैं, क्या वो होगा क्या वो नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन ये सेगमेंट काफी एंटरटेनिंग थी, थ्योरी को डेफिनेटली पुश मिल रहा है काफी अच्छा, और भले ही वो कैश इन ना करें उनको बहुत ज्यादा लाइमलाइट दी जा रही है। और अगर लेसनर रोमन रेंस की सेगमेंट में थ्योरी आते हैं तो ऑब्वियसली गाइस लोग उन पे ध्यान देंगे। आई रियली लाइक दिस सेगमेंट। और जो है F5 थ्योरीज के ऊपर भाई ये तो बिल्कुल कमाल की थी। इसके बाद हम बात करते हैं तो द जजमेंट डे रिंग के अंदर आती है और यहाँ पे रे मिस्टीरियो, डोमिनिक मिस्टीरियो हैं
और बेसिकली वो बोल रहे हैं कि रे मिस्टीरियो एक लेजेंड तो जरूर है, लेकिन अब उसके पास कुछ ऐसा नहीं है जो वो डोमिनिक को सिखा सके। एज भी एक ऐसा लेजेंड है जो बोलता बहुत कुछ था, पर अब वो चला गया है, वो कभी वापस नहीं आने वाला, तो क्यों ना डोमिनिक तुम हमको ज्वाइन कर लो। लेकिन यहाँ पे वो काफी लाइन को पुश करते हैं, रे मिस्टीरियो यहाँ पे पंच करते हैं बैलर को। इन दोनों के बीच में मैच देखने को मिला, एक अच्छा मैच था, काफी कमाल का एक मैच था। कैनेडियन डिस्ट्रॉयर काइंड ऑफ लगाते हैं रे मिस्टीरियो आउटसाइड द रिंग, वो भी मतलब ऐसे स्लाइड होते हुए, वो एक काफी बढ़िया मूव था। ओवरऑल मुझे मजा आया, क्राउड इस मैच में इंटरेस्टेड था, लेकिन एट द एंड गाइस फिन बैलर को विक्ट्री मिली और काइंड ऑफ अब डोमिनिक को ये रियलाइज हो रही है बात कि शायद कहीं ना कहीं बैलर की बात सच है और मुझे रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट हो जाना चाहिए। तो क्या फादर और सन का ये रिलेशनशिप टूटता हुआ देखने को मिलेगा, वो देखना गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा, उसकी काफी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट चीज की हम बात करें तो बेकी आती हैं बाहर और वो कहती हैं भाई मैंने आस्का को भी अब हरा दिया, तो मुझे मैच मिलना चाहिए एक बार फिर से रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, ना कि कार्मेला को एक रीमैच। लेकिन अब अगर वो रीमैच हो रहा है, जो भी उसको जीतेगा मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन चैंपियन बनता है, लेकिन यहाँ पे अब मुझे एक मैच चाहिए। तो ये मैच होता है फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप कार्मेला और बियांका बेलेयर के बीच में, और इस मैच को 15 मिनट दिए गए आज रॉ के ऊपर। और मैं कहना चाहता हूं कि जबकि ये पेपर व्यू से तो अच्छा मैच डेफिनेटली नहीं था, लेकिन तब भी बुरा मैच नहीं था। काफी इसमें क्लोज मोमेंट्स थी कार्मेला को, जहां पे ऐसा लग रहा था कि क्या पिनफॉल होगी। ऑब्वियसली हम जानते हैं बियांका यहाँ पे गाइज हारने वाली नहीं थी, लेकिन एंडिंग इसकी काफी वीक थी क्योंकि बियांका को ये मैच जीत जाना चाहिए था ताकि वो आगे बढ़ सकें। लेकिन बेकी यहाँ पे जो है डिस्ट्रैक्ट करती हैं बियांका को, रेफरी अपनी काउंट कर रहा था और 10 काउंट तक जो है बियांका अंदर नहीं जा पाती हैं, काउंट आउट से वो मैच हार जाती हैं। मैच के बाद कार्मेला ऐसे सेलिब्रेट कर रही है कि भाई मैं टाइटल जीत गई, पर उनको एक केओडी पड़ता है और अब ऑब्वियसली फिर से घूम फिर के WWE वापस जा रही है बियांका और बेकी के मैच पे। आई डोंट नो मुझे इस पे क्या बोलना है, लेकिन हमें इतनी बार देख चुके हैं कि इंटरेस्ट अब उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बेकी को फिर से चैंपियन बनाने की कहानी शुरू हो गई है, देखते हैं गाइस कि WWE यहाँ पे क्या करेगी। नेक्स्ट चीज की हम बात करें तो मिज टीवी की सेगमेंट हुई यहाँ पे चांपा के साथ, जहाँ पे मिज ने ऑफिशियली बता दिया कि चांपा मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं। और चांपा बोलते हैं कि मुझे एक लाइमलाइट चाहिए थी मंडे नाइट रॉ पे, और मिज से ज्यादा अटेंशन किसी को मिलती नहीं है, तो मैं मिज के साथ अब आ चुका हूं। और मिज यहाँ पे एक वीडियो दिखाते हैं लोगन पॉल की, जहां पे लोगन पॉल बोल रहे हैं कि भाई मिज मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला और तुम्हें चैलेंज ही करना चाहता हूं समर स्लैम में। तो मिज यहाँ पे एक बार बोलते हैं फिर से मैं आखिरी बार तुम्हें बोल रहा हूं लोगन कि भाई तुम अपना ऑफर जो है वो वापस ले लो और मेरे साथ टैग टीम बना लो, क्योंकि हम चैंपियंस बन सकते हैं। और अगर तुम मना भी करोगे तो यहाँ पे मैं चांपा के साथ अपनी टीम बेसिकली बना सकता हूँ, मेरे को एक और टैग टीम पार्टनर मिल जाएगा। तो एजे स्टाइल्स यहाँ पे बाहर आते हैं, फिर से मिज की टाइनी बॉल्स की बेइज्जती, इज़ीकियल यहाँ पे बाहर आए और ये एक हैंडीकैप मैच जबकि होने वाला था स्टाइल्स का, लेकिन एक टैग टीम मैच में कन्वर्ट हो गया गाइस। और देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स एंड इज़ीकियल अगेंस्ट द मिज एंड चांपा। और ये मैच भी अच्छा चल रहा था ठीक ठाक, लेकिन WWE ने यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म करी एक टैग टीम के अंदर, क्योंकि चांपा जबकि लीगल मैन नहीं थे वो आकर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं स्टाइल्स पे। रेफरी रोकने की कोशिश करता है जो हुआ नहीं, और यहाँ पे एक डिस्क्वालिफिकेशन कॉज हो गई। तो मैच के बाद एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म जरूर लगाते हैं चांपा पे आउटसाइड द रिंग, लेकिन मिज वहां से भाग के चले जाते हैं। तो क्लियर है कि यहाँ पे लोगन पॉल का मैच तो मिज के साथ ही होगा, लेकिन अभी भी एजे स्टाइल्स का क्या होने वाला है, क्या एक टैग टीम मैच में वो बनाने वाले हैं इसको लोगन पॉल एंड स्टाइल्स अगेंस्ट मिज एंड चांपा, वो भी गाइस एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद अलेक्सा ब्लिस एंड आस्का का मैच देखने को मिला, जहां उन्होंने हरा दिया निकी ऐश और डू ड्रॉप की टीम को। काफी एवरेज, यहाँ पे कुछ भी खास नहीं था। आई होप कि विमेंस डिवीजन को थोड़ा इंप्रूव करा जाए, आई डोंट नो चल क्या रहा है, लेकिन इस टैग टीम मैच में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद एक बार फिर से मैच होने वाला था एंजेलो डॉकिंस का अगेंस्ट जिमी ऊसो आई थिंक, और मैंने अपना सर पकड़ लिया था कि भाई आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि फिर से रीमैच होगा, फिर से कमाल का टैग टीम मैच होगा समर स्लैम में, लेकिन ये चल क्या रहा है। लेकिन WWE ने एक बार को कुछ अच्छा किया और इस पूरी सेगमेंट को एंटरटेनिंग सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोनों टीम्स आपस में बहस रही थी, R-Truth का म्यूजिक बजता है, वो बाहर आते हैं, वो कहते हैं मैं रेफरी के लिए ऑडिशन करना चाहता हूं, मैं रेफरी बनना चाहता हूं। उsos कहते हैं तुमने शर्ट भी नहीं पहनी, R-Truth अपनी शर्ट उतारते हैं, नीचे रेफरी की टी शर्ट है। ये बहुत फनी था, लेकिन उsos उनको कहते हैं भाई तुम दफा हो यहाँ से, तुमको हम रेफरी नहीं बनने देंगे। तो यहाँ पे R-Truth प्रपोज करते हैं कि ठीक है भाई, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, मैं तुमसे लड़ूंगा और मैं तुम्हें फेस करूंगा दोनों को, लेकिन अपने पार्टनर्स के साथ। और वो कहते हैं अब ऑड्स इक्वल हो गए हैं, 3-on-2 को वो इक्वल बोल रहे हैं। लेकिन ये R-Truth की जो परफॉर्मेंस थी काफी फनी थी गाइस, और बाहर आते हैं ओमॉस और वो इस मैच का पार्ट बन जाते हैं। तो 6 मैन टैग टीम मैच हुआ, जहां ओमॉस ने एट द एंड एक चोक स्लैम लगाई और वो इस मैच को जीत जाते हैं अपनी टीम के लिए, और ऊसोस के साथ मिलकर उन्होंने स्ट्रीट प्रॉफिट्स और R-Truth को हरा दिया है।
ऑब्वियसली ये ऐसे ही रैंडम चीज करी गई बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि टैग टीम टाइटल्स का मैच क्या होने वाला है, लेकिन ओवरऑल दिस वाज स्टिल एंटरटेनिंग। नेक्स्ट चीज की बात करें तो एज के रिटर्न का एक नया आज टीजर देखने को मिला, जहां पे मिक फोली की जली हुई शर्ट, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, NWO, पता नहीं क्या क्या दिखाया जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि ये सारी वो चीजें हैं जो कि एज से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। तो ऑब्वियसली अगर एज वापस आने वाले हैं और जजमेंट डे ने बोला भी कि एज कभी वापस नहीं आएंगे, तो काइंड ऑफ गाइस वो चीज हो रही है। और ये ग्राफिक जो आप अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैच कार्ड की फोटो देख के कुछ हुआ मुझे कि एज और फील्ड का मैच करा दो जजमेंट डे के साथ। तो क्या एज के साथ साथ ब्रे वायत वापस आ रहे हैं? क्या ये एक डबल ट्रबल हो सकता है जजमेंट डे के लिए? वो देखना गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे द फील्ड को बेबी फेस की तरह नहीं लेके आया जा सकता, वो एक इशू है, लेकिन ये ग्राफिक देख के मेरा भी मन जरूर करा कि ऐसा शायद WWE को करना चाहिए। इसके बाद फाइनली जो है शो का मेन इवेंट था, इट वाज रिडल एंड बॉबी लैशली अगेंस्ट थ्योरी एंड सेथ रॉलिंस। एक कमाल का टैग टीम मैच, पूरे तरीके से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, बैक एंड फोर्थ रेसलिंग देखने को मिली। हॉट टैग जब हुआ रिडल का लैशली पे, तब ये मैच काफी इंप्रूव हो गया था। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज थी यहाँ पे वो ये कि डॉल्फ जिगलर मैच के बीच में रिंग साइड आके बैठ जाते हैं। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि क्यों करा जा रहा है, लेकिन एट द एंड गाइस लैशली पहले थ्रू द बैरिकेड स्पीयर लगाते हैं सेथ रॉलिंस पे, आरकेओ बढ़ती है यहाँ पे थ्योरी को पिन करा गया, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले थ्योरी चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे अपने पैर रोप्स पे रख के, लेकिन जिगलर यहाँ पे जो है वो हेल्प कर देते हैं रिडल की। तो एज अ हील नहीं बल्कि एज अ फेस वो वापस आए हैं। रॉबर्ट रूड उनके साथ अब नहीं है, और जिगलर मैच के बाद सुपर किक लगाते हैं थ्योरी के ऊपर और उनको नीचे गिरा देते हैं, और ये शो एंड हुआ विद डॉल्फ जिगलर स्टैंडिंग टॉल ओवर थ्योरी। तो अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि आखिर ऐसा क्यों करा जा रहा है, क्या इसके पीछे रीजन है? क्या एक नॉर्मल सी फ्यूड है? क्या मनी इन द बैंक से कुछ रिलेशन है, या फिर जिगलर को भी ये काम करने के लिए कोई भेज रहा है? तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या चल रहा है गाइस। नेक्स्ट वीक हमें इसका आइडिया लगना चाहिए, लेकिन इस तरीके से रॉ खत्म हुई। जैसा कि मैंने बोला, स्टार्टिंग और एंडिंग शो की काफी बढ़िया थी, और बीच में रेसलिंग भी हमें थोड़ी ठीक देखने को मिली। तो बोरिंग शो नहीं था, लेकिन काफी मोमेंट्स पे फ्लैट भी था। अपने ओपिनियंस आप मुझे कॉमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें गाइस। वी आर बैक फाइनली, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।